नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन इस अकेडमी में। मौर्योत्तर काल को हमने बहुत डिटेल में देख लिया है। आज की इस वीडियो में हम मौर्योत्तर काल से संबंधित जो प्रश्न प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनके विषय में देखेंगे। वीडियो को आप पूरा देखिएगा और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश भी कीजिए, तभी इस वीडियो का पूरा लाभ उठा पाएंगे। मैं अनमोल तिवारी स्वागत करता हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आइए जानते हैं मौर्योत्तर काल से संबंधित जो भी प्रश्न प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनके विषय में। पहला प्रश्न देखिए, इस हिंद यवन शासक ने सीसे के सिक्के जारी किए थे? तो डिमेट्रियस, पिनांडर, इन दोनों को हमने देखा था। एक विदेशी और यह एक राजा। इसका संवाद मिलता है हमको नागसेन से और मिलिंद पन्हो ग्रंथ हमको मिलता है। ये जो आपका स्टेटो सेकंड है, यही हमको वह राजा मिलता है जिसके शासनकाल 25 बीसी से लेके 10 एडी के मध्य इसका शासनकाल है। तो इसी के शासनकाल में सीसे के सिक्के जारी किए जाते हैं। निम्नलिखित शासकों में से इसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित। तो जब हमने देखा कि वह कौन सा शासक है किसी धर्म विशेष को सपोर्ट कर रहा है, तो जब हम क्षेत्र देखते हैं अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान में भी एक खानम नामक क्षेत्र, जहां से हमको सिक्के मिलते हैं किसके? अगाथोक्लीज के। इन पे हमको वासुदेव और संकर्षण दोनों एक साथ मिलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं है? मतलब तीनों से डिफरेंट टाइम पीरियड में वो मिलता है हमको। हम देखते हैं बिंबिसार को, तो यह हमको मिलता है आर्यक वंश। प्रसेनजीत हम देखते हैं, यह मिलता है हमको कौशल से। और जब हम देखते हैं मिलिंद को, या जिसे पिनांडर भी कहते हैं, तो यह हमको मिलेगा कब? नागसेन के समय में। मिलिंद पन्हो देखा था आपने। ये वह व्यक्ति है जो बाद का है। बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत तीनों हमको एक ही समय काल के मिलते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं मिलिंद की या मिनांडर की, तो यह हमको मौर्योत्तर काल में मिलता है। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना इसके अभिलेखों में मिलता है। तो जब हम देखते हैं जूनागढ़ अभिलेख, और इसी में हमको मिलता है जो संस्कृत भाषा है उसका सबसे बृहद लेख, और इसी में हमको काव्य शैली भी, मतलब काव्य के रूप में या हम कहें पद्य के रूप में लिखा गया है, यह हमको मिलता है। ये कौन सा है? काठियावाड़ का जूनागढ़ अभिलेख। इस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं। हमने देखा जो आपका ये जूनागढ़ अभिलेख में हमको रुद्रदामन की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न देखिए, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? यह टॉपिक हमने कई बार देखा था कि जो आपकी ये सुदर्शन झील है, इसकी स्थापना कौन कराएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। और वो रिनोवेट कौन करवाएगा? रुद्रदामन प्रथम। और इसमें ये तथ्य इसने जोड़ दिया है, बिना बेगार के इसने करवाया था। आधर्मम तत्वों ने निम्नलिखित में से इस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किया? तो देखिए आपसे पूछ रहा है अति दुर्लभ कौन से सिक्के हैं। तो जब हम देखते हैं कादरमम तत्वों को, तो इनके अंतर्गत हमको दो बड़े वर्ग मिलते हैं, दो भागों में इनको बांटा गया है। तो इनका पहला वर्ग है क्या? रजत सिक्कों को खूब जारी करेगा, और जो इनका दूसरा वर्ग है वह प्रोटीन के सिक्के जारी करता हुआ मिलेगा। अब यहाँ से पूछ रहा है अति दुर्लभ कौन सा है? तो अति दुर्लभ हमको मिलेगा कौन सा? ताम्र का। यह सिक्के हमको कम मात्रा में मिले, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया। सूची 1 को सूची 2 से मैच कराना है। तो देखिए हमको याद है डिमेट्रियस के बारे में, यह एक हिंद यूनानी हमको मिलता है। तो ए में जिसमें 3 हो, आप इसको मैच कराइए और सही आंसर तक आप आसानी से पहुंच सकते हैं। बाकियों को भी लेकिन आप देख लीजिए। रुद्रदामन हमको मिलता है शासक के रूप में, होडोफर्नेस हमको मिलता है पहला शासक के रूप में, विम हमको मिलता है कुषाण शासक के रूप में, विम फर्स्ट और विम सेकेंड। क्या ध्यान रखिएगा, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। तांबे के सिक्के सबसे ज्यादा किसने जारी करवाए थे? यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो देखिए जब हम देखते हैं हिंद यवन से संपर्क, या हम कहें इंडो ग्रीक कनेक्शन, तो इसी से हम देखते हैं सिक्के जारी करने का प्रचलन हमको एक अस्थायी रूप से मिलता है भारत में। तो जब हम देखते हैं कुषाणों को, तो यह हमको ज्यादा फेमस मिलते हैं किसके लिए? सोने के सिक्के। प्रश्न क्या पूछा है? तांबे के सिक्के। लेकिन तो बाकी बचे ऑप्शन है जैसे इंडो ग्रीक शासक, प्रतिहार, इनसे जब हम कंपेयर करते हैं तो भले ही ये तांबे के सिक्के कम जारी करते, लेकिन इनसे ज्यादा जारी करेंगे। तो जो ऑप्शन हो जाएगा अवेलेबल ऑप्शंस में से, वह आपका डी हो जाएगा। हमने काफी डिटेल में किया था कि तांबे के सिक्के भी जारी करते हैं, सोना इनकी प्रमुख भूमिका में होता है, तब मुख्य भूमिका में होगा और उसके सिक्के ज्यादा जारी करेंगे, लेकिन तांबे के भी सिक्के जारी करेंगे। क्या हमने देखा था? प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से इस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो यह हम देख रहे थे इंडो ग्रीक का प्रभाव आपको दिख रहा था। वह कौन होगा? कुषाण। बुद्ध का इसके सिक्कों पर अंकन हुआ है। तो जो आपका ये कुषाण शासक कनिष्क है, इसी के सिक्कों पर हमको बुद्ध का अंकन मिलता है। निम्नलिखित में से इस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? तो जब हम देखते हैं कुषाण वंश, तो इसी में सोने के सिक्के नियमित रूप से जारी होने लगेंगे, और इन्हीं के वंश का जब हम शासक देखेंगे
कडफिसस, तो यही हमको सबसे पहली बार सोने के सिक्के जारी करता हुआ मिलेगा। कनिष्क को आप आराम से हटा सकते हैं, हुइस्क को आप आराम से हटा सकते हैं। कुजुल कडफिसस को देखते हैं तो यह हमको बाद का मिलता है। पहले सिक्के जारी करेगा कौन? पिम कडफिसस। निम्नलिखित में से इसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था? तो पिम कडफिसस वह व्यक्ति होता है जो सोने के सिक्के जारी करता है और इसी को लाता है नियमित उपयोग में। कनिष्क के समय में ज्यादा सिक्के जारी होंगे मात्रा में, ये आप ध्यान रखेंगे। लेकिन पहली बार किसके टाइम में जारी होंगे? पिम कडफिसस के, और नियमित रूप से यही सिक्कों को या सोने के सिक्कों को प्रचलन में लाएगा। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? तो अभी हमने जैसा देखा पिम कडफिसस, यही हमको मिलता है। इनांडर, पुष्यमित्र शुंग और गौतमीपुत्र शातकर्णी, इन तीनों को आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। नागार्जुन की चर्चा मिलती है हमको, और इसके समय मुद्रा व्यवस्था में कोई बड़ा परिवर्तन हमको नहीं मिलता है। गौतमीपुत्र शातकर्णी ये आपका सातवाहन वंश का है, डिटेल में हमने देखा था इसको, और एक प्रतापी राजा के रूप में हमको मिलता है लेकिन बाद में। और पुष्यमित्र शुंग जो करता है स्थापना किसकी? शुंग वंश की, मौर्य वंश के बाद, ये भी हमने देखा था। चौथे सिक्कों पर किस देवता का अंकन हमको मिलता है? देखिए जब हम देखते हैं आपका चौधेर साम्राज्य, तो ये हमको मिलता कहाँ है? दक्षिणी पूर्वी पंजाब प्लस आपका राजस्थान का जो क्षेत्र है। युद्ध के रूप में जिस देवता की पूजा की जाती है या युद्ध के नेतृत्वकर्ता के रूप में देवता की पूजा की जाती है, वह मिलता है हमको कार्तिकी, क्योंकि पुत्र है किसके? शिव के। और दक्षिण भारत में इन्हीं को कहा जाता है मुरुगन। मुरुगन के रूप में कार्तिकेय की पूजा दक्षिण भारत में हमको मिलती है, और यह माना जाता है कि यह युद्ध के देवता है। इंद्र भी आपको वैदिक काल में एक नेतृत्वकर्ता के रूप में मिलेगा, इसी को कहेंगे पुरंदर, हमने देखा है। लेकिन जब सिक्कों पे बात आएगी वहां हमको कार्तिकीय मिलेंगे, और वो भी स्पेशली चौधेय सिक्कों पे। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? देखिए कनिष्क का जो राज्य स्थापित होगा या राजा बनेगा जब कनिष्क, वह समय होगा आपका 78 AD। इसके राजा बनने के लगभग 3 साल बाद, कब? 81 में। ये जो आपकी प्रतिमा है बौद्ध प्रतिमा, क्या है? मथुरा से लाई जाएगी और स्थापित की जाएगी कहाँ? सारनाथ में। मथुरा हमने देखा था, मथुरा कला का सेंटर हमको मिलता है। गांधार कला भी हमने देखा है, तो गांधार कला में क्या मिलेगा आपको? बुद्ध की सर्वाधिक मूर्ति। लेकिन पहली मूर्ति आपको कहाँ मिलेगी? मथुरा कला में। तो इन तत्वों को हम देख चुके। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो गया। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? अभी हमने देखा 78 AD में। शक संवत कब प्रारंभ हुआ? 78 AD में। तो यहाँ आप दो चीजें देख लीजिए, एक होता है आपका शक संवत, दूसरा आपका होगा विक्रम संवत। ठीक, जब हम बात करेंगे शक संवत तो यह प्रारंभ होगा 78 AD में कनिष्क के साथ, और जब हम बात करेंगे विक्रम संवत की तो यह प्रारंभ होगा कब? 87 BC में। और किसके नाम पे? विक्रमादित्य के। तो एक तथ्य यह हो गया। दूसरा, इनके बीच जब हम अंतर देखते हैं तो 78 AD प्लस आपका 57 BC रिवर्स जाता है, 135 साल का अंतर हमको मिलता है। अब आपसे पूछ रहा है शक संवत कब प्रारंभ हुआ, तो हमने देख लिया कि 78 AD में यह प्रारंभ मिलता है। लेकिन जो ये शक संवत और यह विक्रम संवत का कैलकुलेशन है, यह जरूर आप ध्यान रखिए, यह शुरू होता है 57 BC में, यह होता है आपका 78 AD में। 135 साल का दोनों का अंतर हमको दिखता है। विक्रम एवं शक संवतों में इतना अंतर है, तो यह देखिए 135 साल का अंतर हमको मिलता है। क्या? 57 BC और एक 78 AD। आप ध्यान रखिए, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग या जो आपका कैलेंडर है, एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है? तो देखिए फिर से वो पंचांग वाला ही प्रश्न है। आपसे पूछ रहा है शक संवत और जो आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर है। तो कैलेंडर हम इस्तेमाल करते हैं करंट टाइम में, इनमें आपके महीने आते हैं जनवरी फरवरी ये वाले। ये कैलेंडर हो गया कौन सा? ग्रेगोरियन कैलेंडर। देखिए चैत्र कैलेंडर की जब हम बात करेंगे तो उसमें आप देखेंगे चैत वैशाख, इस तरह से चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादो कुआर कार्तिक, इस तरह महीने आपको मिलेंगे। तो जब हम बात करते हैं कि किस डेट के तदनुरूप, तो वहां हम देखते हैं जब समय आता है आपका 22 मार्च, या कभी कभी यह 21 मार्च को भी आता है, जहां से शुरू होता है आपका चैत्र माह। तो इसी दिन हमको दोनों में एक कनेक्शन दिखता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया। अगले प्रश्न में आइए, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? तो अभी हमने देखा कि जो आपका 57 BC का काल है, इसी के समय हमको विक्रम संवत प्रारंभ हुआ मिलता है। कौन सा वर्ष सितंबर 2009 में शक संवत वर्ष का होगा? तो आपको कैलकुलेशन पता होनी चाहिए, इतना इनमें अंतर है। आपको दिया है इसने कि 2009 का समय है, ये समय होगा कौन सा? ग्रेगोरियन कैलेंडर। अब इससे पूछ रहा है आपको शक संवत के
विषय में। तो शक संवत आपका प्रारंभ हुआ कब? 78 एडी में। तो जब हम 2009 से, क्योंकि देखिए ये बाद में प्रारंभ हो रहा है 78 एडी से, तो इससे यह 78 साल पीछे होगा। तो इसको हम क्या करेंगे? 78 से हटा देंगे, तो जो आपका 1931 क्या होगा आपका? कौन सा? तर्क संवत का वर्ष 2009 में। तो यही इसका सही आंसर हो गया। आप ध्यान रखेंगे 78 एडी आएगा तो हम घटा देंगे, तक संवत जब पूछेगा और आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर से मैच कराएगा तो ग्रेगोरियन कैलेंडर तक संवत से आगे चलेगा। और जब हम कहेंगे विक्रम संवत तो आपका ये ग्रेगोरियन कैलेंडर विक्रम संवत से पीछे हमको मिलेगा। कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और निम्नांकित उत्तर कोड के अनुसार अपना उत्तर अंकित करें। तो हमको कनिष्क के समकालीन लोगों को बताना है। तो हमने देखा था वसुमित्र के विषय में, इनको कनिष्क अपने दरबार में ले आए थे। तो 2 तो आपका सही होगा। अगर 2 आपका सही होगा तो ये आपका गलत हो गया। कालिदास के विषय में जब हम देखते हैं यह हमको मिलते हैं कब? गुप्त वंश। वाल्मीकाग्निमित्र आपको याद होगा। तो कालिदास तो नहीं है। तो अगर कालिदास नहीं है तो ये भी गलत और ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया। ये जो आपके अश्वघोष है ये हमको मिलेंगे राजकवि के रूप में, इसके कनिष्क के दरबार में। और वसुमित्र को कनिष्क ले आया था अपने दरबार में, ये हमने देखा था। अश्वघोष इसका समकालीन था, अभी हमने देखा यह कनिष्क का समकालीन है। निम्नलिखित में कौन एक कनिष्क के दरबार से संबद्ध नहीं था? तो जब हम कनिष्क के दरबार में देखते हैं तो हमको बहुत सारे विद्वान मिलते हैं। इसमें आप मिलेंगे चरक से, जो लिखते हैं चरक संहिता। ठीक, अश्वघोष हमने देखा, नागार्जुन भी हमको मिलते हैं, लेकिन जो ये पतंजलि है ये हमको मिलते हैं प्रवर्तक किसके? योग के, जो दर्शन का भाग है। तो पतंजलि हमको कनिष्क से कनेक्टेड नहीं मिलते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया? तो जब हम देखते हैं आपका शाकदत्त को, लिखिए क्या? रुद्राराग, क्या हमको कनेक्टेड नहीं मिलेगा कनिष्क के टाइम? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो गया। निम्नलिखित नगरों में से का उल्लेख कनिष्क के तब तक अभिलेख में नहीं है। अब जो आपका ये तब तक अभिलेख है यह मिलेगा आपको कहां पर? अफगानिस्तान में। एक चीज तो यह हो गई। इस अभिलेख में जो लिपि इस्तेमाल की गई है वो कौन सी है? यूनानी। और जो भाषा इस्तेमाल की गई है वो कौन सी है? बैक्ट्रिया। 2 तथ्य क्या हो गए? और ये कनेक्टेड किससे मिलेगा? कुषाण वंश। इस अभिलेख में हमको 4 शहरों के नाम मिलते हैं। कौन से? एक आपका हो गया साकेत, फिर हो गया आपका कौशाम्बी, फिर हो गया आपका पाटलिपुत्र और अंत में मिलेगा आपको चंपा। यह वह 4 नगर हैं जिसका उल्लेख हमको इसमें मिलता है। अब इसमें आप देख लीजिए कौन सा नहीं है। श्रावस्ती अगर हम देखें तो यह हमको नहीं मिलता है। की जगह हमको मिलेगा कौन? साकेत। निम्नलिखित में से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? तो सबसे पहली चीज, ये तक्षशिला है कहाँ पे? तो पाकिस्तान है वर्तमान में, वहीं पर हमको यह मिलता है। पाकिस्तान में भी स्पेशली कहाँ? तो आपका रावलपिंडी। तो रावलपिंडी में हमको यह मिलता है। और उसके साथ साथ जो आपकी तक्षशिला है यह हमको राजधानी के रूप में मिलता है। और स्पेशली जब हम बात करें गांधार, 3 विद्यालयों की हमने बात की थी। एक आपका तक्षशिला, एक आपका विक्रमशिला और एक आपका नालंदा। ये 3 हमने देखे थे। तक्षशिला से संबंधित प्रश्न ये पूछा जा रहा है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसलिए दी जा रही है आपको ताकि इससे संबंधित कोई दूसरा प्रश्न भी आए तो आप उसको आसानी से अटेंड कर पाए। अब हम देखते हैं कि इन विद्यालयों में अलग अलग क्षेत्रों से विद्यार्थी आते हुए हमको मिलते हैं। तो जब हम तक्षशिला के विद्यार्थी देखते हैं जिनका भारतीय इतिहास में बड़ा नाम है, तो हमको एक मिलता है चरक, जो कि राज्य वैद्य है। कनिष्क के समय में वसुबंधु चाणक्य, जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना में बहुत योगदान दिया। तो अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। चरक तो हमको मिलते हैं, जीवक भी हमको यहीं से शिक्षा प्राप्त किए हुए मिलते हैं। जीवक कौन? राज्य वैद्य। लेकिन हम देखते हैं जब सुश्रुत को, जिन्होंने सुश्रुत संहिता लिखी है, और वाग्भट, तो यह दोनों हमको नहीं मिलते हैं। चरक हमको निश्चित रूप से मिलता है और जीवक भी हमको यहाँ पर मिलता है। तो सी और डी दोनों यहाँ पर सही है, लेकिन किसी एक को चुनना है तो आप चरक को यहाँ चुनेंगे। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस अभिलेख से मिलती है या किस लेख से मिलती है? तो जब हमने देखा था आपका यह पुष्यमित्र शुंग, तो यह ब्राह्मणवादी समाज की स्थापना करेगा ऐसा माना जाएगा और यह यज्ञ करके अपने राज्य की स्थापना को दिखाएगा। तो जब हम देखते हैं आपका अयोध्यालेख, यहीं पर हमको इस पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध किए जाने की जानकारी मिलती है। शुंग वंश के बाद इस वंश ने भारत पर राज किया। तो जब हम देखते हैं कर्ण वंश, यही हमको मिलता है। कर्ण देखिए मौर्य, मौर्य के बाद आएगा कौन? शुंग, शुंग के बाद आएंगे कौन? कर्ण, कर्ण के बाद आएंगे कौन? सातवाहन के बाद हमको मिलेंगे कुषाण। कुछ क्षेत्रों पर गुप्त वंश की भी स्थापना होती मिलेगी और बाद में आ जाएगा कौन सा? गुप्त वंश। ठीक, तो यह क्रम है। तो हम देख पा रहे हैं कि कर्ण वंश आता है शुंग वंश के बाद। निम्नलिखित में कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? तो देखिए
पुष्यमित्र शुंग क्या होगा, यह ब्राह्मणवादी विचारधारा का हो और अश्वमेध यज्ञ जैसी व्यवस्था को अपनाएगा और पुरानी परंपरा को स्थापित करने का प्रयास करेगा। लेकिन जब हम देखते हैं गौतमी पुत्र शातकर्णी, जो कि हमको मिलता है सातवाहन वंश से, तो जो आपका ये गौतमी पुत्र शातकर्णी है, यही हमको 4 वर्णों की व्यवस्था है, उस वर्ण व्यवस्था की पुनर्स्थापना करता हुआ मिलेगा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था किसका, तो मौर्य के बाद हम देखते हैं जो आपका सातवाहन साम्राज्य आएगा, यही हमको सबसे प्रभावी दिखेगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया। किमुक निम्न वंशों में से इसका संस्थापक माना जाता है। तो सातवाहन का संस्थापक है कौन, किमुक, लेकिन गौतमी पुत्र शातकर्णी हमको सबसे प्रभावशाली राजा के रूप में मिलता है। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था, तो एक उल्लेख मिलता है चीनी सोर्सेस में कि चीन का एक सेनापति है हान चाओ, इसने कनिष्क को हराया था। निम्नलिखित में से इस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी। तो जब हमने बात की थी अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना, तो हमको मिलता है कनिष्क के काल में, तो यह हमको कुषाण वंश का शासक मिलता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई, ये भी हमने देखा था कि जब शासन आता है कुषाण वंश एक सामाजिक बुराई के रूप में स्थापित हुआ, हमको यह लगता है बाल विवाह अब प्रचलन में है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। यहाँ देखिए जैसे बात की जा रही है मुगल काल में कि अजंता चित्रकारी इस काल में हुई थी, यह बिल्कुल गलत हो गया। मराठा के क्षेत्र में पहाड़ी चित्रशैली विकसित हुई, ये भी गलत है क्योंकि यह तो पहले से ही विकसित थी। जब हम बात करते हैं कुषाण काल, तो इसमें हमको 2 कलाएं मिलती हैं, एक गांधार और दूसरा आपकी मथुरा, जो कि स्वतंत्र रूप से विकसित हुई है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया। चित्रित धूसर मृत भांड जब हम देखते हैं तो यह हमको हड़प्पा नहीं बल्कि उसके बाद में मिलता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया। कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली, तो हम देखते हैं कुषाणों का काल, यहीं पर हमको यह कला की शैली मिलती है। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है, यह राजवंश है और यह सिक्कों की धातुएं हैं। तो कौन सही सुमेलित नहीं है वह हमको छांटना है। जब हम देखते हैं आपका कुषाण वंश, तो यह हमको स्वर्ण के और ताम्र दोनों के सिक्के जारी करता हुआ मिलेगा। सोने के सिक्के ज्यादा होंगे लेकिन तांबे के भी सिक्के यह जारी करेगा। फिर जब हम देखते हैं गुप्त वंश को, यह हमको स्वर्ण के सिक्के और रजत के सिक्के जारी करता हुआ मिलेगा, ये बात भी ठीक है। जब हम देखते हैं सातवाहन, तो हमने बात की थी इन सातवाहनों के पास सोना पर्याप्त मात्रा में होगा, लेकिन ये सिक्के जारी करेंगे किसके, तांबे के। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया। सूची 1 को सूची 2 से मैच कराना है। इसमें अब देखिए सबसे आसान वाला सबसे पहले मिलाइए। जब हम देखते हैं मिलिंद बन हो, तो यह हमको मिलती है नागसेन और मिनंडर की चर्चा। टी में जिसमें पहला हो, टी में पहला किसमें है, सिर्फ एक, तो यही इसका सही आंसर हो गया। ऐसे ना मिला पाइए आप, तो ऐसे देखिए गांधार कला विकसित होती है किसके समय में, कुषाणों के समय में। ए में जिसमें तीसरा हो, ए में तीसरा सिर्फ इसी में है, ठीक। तो इस तरह से आप इसको मैच करा सकते हैं। जूनागढ़ अभिलेख यह मिलता है किससे कनेक्टेड, रुद्रदामन से। और तक्षशिला लेख यह कनेक्टेड मिलता है पतिक से। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था। तो जब हमने देखा था इस टॉपिक को अलग से, बिल्कुल यह बुद्ध प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है, इसको तोड़ दिया जाता है इसके द्वारा, तालिबानियों के द्वारा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो गया। जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण दिखाती है, सम्मिश्रण है कहते हैं, तो इंडो ग्रीक कला और भारतीय कला यह हमको मिलती है कहाँ, गांधार शैली में। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया। गांधार कला शैली एक संश्लेषण है, कॉम्बिनेशन है किसका, भारतीय और यूनानी कला का। निम्नलिखित में से इस मूर्ति कला में सदैव हरित चट्टान शिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता है। तो जब हम देखते हैं आपकी गांधार मूर्ति कला, इसी में हमको यह चीज देती है कि शिष्ट चट्टान का प्रयोग यहाँ किया जाता है। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है, मतलब किस टाइम फ्रेम में ये लोग आए हैं, इस विषय में पूछा जा रहा है। क्रम आपसे पूछा जा रहा है कि पहले कौन आया बाद में कौन आया। तो देखिए हम देखते हैं सबसे पहले किसको, यूनानियों को, फिर आते हैं आपके शक, फिर आपके आते हैं कुषाण। यह क्रम हमने देखा था। ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था, तो डेरियस प्रथम वह शासक हमको मिलता है सबसे पहली बार ईरानी शासन व्यवस्था का, जो भारतीय साम्राज्य के कुछ को अपने अधीन लाता है। निम्न राजवंशों में से सबसे पुराना राजवंश कौन सा है। अब देखिए आपको इसमें दिए हुए ऑप्शंस में से छांटना है। तो चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव, ये सब हमको बाद के मिलते हैं। जब हम बात करते हैं सातवाहन, तो यह हमको पहले का मिलता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो गया। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है। ये सातवाहनों की आपको 2 सूचियां मिलेगी, एक आपको महाराष्ट्र से, दूसरी आपको आंध्र से। इनका ओरिजिन कहां से है,
मतलब पहले इन्होंने शासन व्यवस्था कहाँ स्थापित की, ये भी डिबेट थी। ये आंध्र सातवाहन और महाराष्ट्र के सातवाहन, दो वर्गों में इनका विभाजन मिलता है। तो जब हम देखते हैं आपका मत्स्य पुराण, इसी में हमको आंध्र सातवाहनों की सबसे लंबी सूची मिलती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी कहां पर, तो जब हम देखते हैं अमरावती, यही हमको की राजधानी के रूप में मिलता है फर्स्ट स्टेज पर। लेकिन इनकी मेन राजधानी मिलेगी क्या आपको, प्रतिष्ठान, या जिसको पैठन भी कहेंगे। तो अगर प्रतिष्ठान या पैठन दिया हो तो उसको आप टिक करिएगा कि यही इनकी सबसे मेन राजधानी है। लेकिन अमरावती का नाम भी हमको मिलता है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी, तो अभी हमने जैसा देखा तो आपका ये प्रतिष्ठान है, यही हमको सातवाहनों की सबसे मुख्य राजधानी के रूप में मिलता है। ऑप्शन दिया था अमरावती, इसलिए हमको उसको टिक करना पड़ा, क्योंकि उल्लेख मिलते हैं कि अमरावती भी इनकी प्रारंभिक राजधानी थी। निम्नलिखित शासकों में से इसके लिए टीका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है, तो इस रूप में आप जब देखेंगे गौतमीपुत्र सातकर्णी, तो ही हमको वर्ण व्यवस्था की पुनर्स्थापना करता हुआ मिलेगा, और इसी को कहेंगे टीका ब्राह्मण। तो राजवंश को उनकी राजधानियों से मैच कराना है। हम जब देखते हैं आपका सातवाहन, यह हमको मिलता है पैठन या प्रतिष्ठान से संबंधित, तो जिसमें बी का थर्ड हो, तो बी का थर्ड सिर्फ एक में आपको मिलता है। ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर हो गया। शुंग वंश की हमको कहां मिलेगी, पाटलिपुत्र में, क्योंकि मौर्य वंश के बाद यह अपने साम्राज्य की या अपने वंश की स्थापना करेगा, तो शुंग वंश मिलेगा हमको पाटलिपुत्र में। जो आपका कदम्ब है यह मिलेगा हमको बनवासी में, और जो आपका चंदेल है यह हमको मिलेंगे कहाँ, महोबा में। तो ये राजवंश इन राजधानियों से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया। निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सातवाहन, चालुक्य और वाकाटक, इनको आपको समय के हिसाब से अरेंज करना है। तो देखिए चालुक्य शासन तो सबसे अंत में आएगा, यह हमको पता है, तो जिसमें आखिरी 3 हो, यह हमको सिर्फ ऑप्शन डी में मिलता है, तो यही इसका सही आंसर हो गया। सातवाहन हमको पहले मिलते हैं, जैसे जो आपका फर्स्ट एडी का टाइम है, लगभग फर्स्ट एडी सेंचुरी का जो टाइम है, वहां पर हमको मिलेंगे कौन, सातवाहन। तो आपका वाकाटक यह मिलेगा हमको कब, तीसरी शताब्दी में, और जो आपका चालुक्य है यह मिलेगा कब हमको, 10वीं शताब्दी में। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो गया। अगले प्रश्न पे आइए। कथन और कारण को मैच कराने वाला यह क्वेश्चन है। सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया था। यह कथन है और यह इसका कारण है। तो सबसे पहले चेक करिए कथन सही है या नहीं है। तो जब हम देखते हैं सातवाहन का काल, तो हमको एक व्यक्ति मिलता है यहाँ काल, इसकी चर्चा हमने की थी, रचना की थी किसकी, गाथा सप्तशती की, जो डेडिकेटेड है किसके लिए, फीमेल्स के लिए या महिलाओं के विचारों के लिए। तो इस गाथा सप्तशती की रचना हो गई। यह गाथा सप्तशती किस भाषा में मिलता है आपको, प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा का मतलब लोक भाषा। इसके अलावा हम देखते हैं जो आपके संस्कृत भाषा के ग्रंथ है वह भी हमको मिलेंगे, जिसमें हमने चर्चा की थी बृहद कथा की, स्वातंत्र की, यह भी हमको मिलते हैं। तो संस्कृत और लोक भाषाओं के ग्रंथों का उल्लेख हमको मिलता है सातवाहन साम्राज्य में। तो ऑप्शन ए तो सही हो गया। कारण भी यही है क्योंकि जो संस्कृत भाषा है और लोक भाषाएं हैं के विकास के लिए यह सातवाहन साम्राज्य काम करता हुआ हमको दिखेगा। तो ए और आर दोनों सही हैं, और ए सही स्पष्टीकरण है किसका, आर का, क्योंकि सातवाहन साम्राज्य हमको विकासकर्ता के रूप में मिलते हैं, संस्कृत भाषा के भी और जो लोकल लैंग्वेज है उनका भी, और इसीलिए विकास भी होता है इनके समय काल में। सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है। सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक है। सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष अधिक प्रोत्साहन मिला। तो इनमें कौन सा ठीक है। तो अभी हमने जैसा देखा कि ये लोग लोकल भाषा को प्रमोट कर रहे थे, और इससे यह कला की जो लोक पक्ष की विचारधारा है उसको प्रोत्साहित कर रहे थे। तो ऑप्शन 20 का सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो आपको अभिलेख दिया है और शासक मैच कराने वाला यह क्वेश्चन है। आपको इसमें जो सही रूप से सुमेलित नहीं है वह ढूंढना है। अब इसमें आप पहला देखिए, नासिक क्या कनेक्ट होता है गौतमीपुत्र से, और इसको आप आगे बढ़ा लीजिए गौतमीपुत्र सातकर्णी से। तो जब हम देखते हैं गौतमीपुत्र सातकर्णी को, तो इसके हमको 3 अभिलेख मिलते हैं। 2 कहां से, नासिक से, और 1 हमको मिलता है कार्ले से। तो यह 3 अभिलेख हमको मिलते हैं किससे, गौतमीपुत्र सातकर्णी से। तो पहला तो सही हो गया। फिर है हाथीगुम्बा अभिलेख खारवेल, तो यह भी हमको मिलता है कनेक्टेड, हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। और भीतरी का अभिलेख जो कि पुलकेशिन द्वितीय के साथ कनेक्ट करके दिखाया जा रहा है। तो जब देखते हैं हम भीतरी का अभिलेख, तो यह कनेक्टेड मिलता है हमको किससे, स्कंदगुप्त से, जो कि आपका गुप्त वंश का राजा है। यही जो है गलत हो गया, आपसे पूछा है सुमेलित सही नहीं है, सही आंसर हो गया ऑप्शन
टी। अगले प्रश्न में आइए, निम्नलिखित में किस वंश के शासकों को पुराणों में पर्वतीय कहा गया है? तो जब हम देखते हैं इक्ष्वाकु वंश को तो ये हमको दो नामों से मिलते हैं, एक पर्वतीय और दूसरा नाम इनका है आंध्र प्रत्य। तो दो नाम हमको मिलता है। पहले ये सातवाहन साम्राज्य के अंतर्गत सामंत थे, लेकिन बाद में ये स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित करते हैं। तो 20 का सही आंसर हो गया। अगले प्रश्न पे आइए, कुषाण पारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे, उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। तो कथन और कारण वाला ये प्रश्न है। तो हमने एक पुस्तक देखी थी, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, यह पुस्तक थी, इसके बेसिस पे खुदाई हुई है अरिकामेडु की, यह हमने देखा था। और ये पता लगता है कि इस स्थान से अरिकामेडु से बहुत सारे व्यापारिक केंद्रों की उपस्थिति मिलती है, और इसी से यह भी साबित होता है कि पश्चिम से व्यापार है, और वह भी कहां से? पारस की खाड़ी तथा लाल सागर से। तो पहला कथन तो ठीक है, सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी, एक कारण हो सकता है, लेकिन हमको ऐसी कोई नौसेना का उल्लेख नहीं मिलता है कुषाणों के समय। तो यह कथन गलत है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा कि ए सही है, परंतु आर गलत है, क्योंकि जब हम देखते हैं कुषाण सेना को तो हमने कहीं यह चर्चा नहीं की है कि इनके पास एक सुसंगठित नौसेना है। तो यह गलत हो गया। अगला प्रश्न, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है इससे? हमने जब देखा था आपका हाथी गुम्फा अभिलेख, तो यहीं से यह कनेक्टेड है। प्रश्नों में आप देख रहे होंगे कि रिपीटेड क्वेश्चन है, किसी बात को किसी एक प्रश्न में दूसरी तरह से पूछा गया है और उसी बात को दूसरे प्रश्न में क्या बदल के आपसे पूछ रहा है, तथ्य सेम है। जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख है, जूनागढ़ स्तंभ लेख है, गिरनार के स्तंभ लेख है, ये सारनाथ का लेख है, इन्हीं के इर्द गिर्द प्रश्न रहेगा, बस भाषा बदलेगा, शब्द बदलेगा कुछ आपसे, और प्रश्न को लगातार पूछता रहेगा। तो इस तरह आप ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक है? तो देखिए, जब हम देखते हैं अशोक को तो यह मिलता है हमको बौद्ध धर्म से कनेक्टेड, लेकिन जब हम देखते हैं खारवेल, इसका अभिलेख मिलता है कौन सा? हाथी गुम्फा। देखिए वही प्रश्न है, फिर से बस घुमाया जा रहा है। जो आपका हाथी गुम्फा अभिलेख मिलता है जो कि खारवेल से कनेक्टेड है, यही हमको जैन धर्म का संरक्षक दिखता है। कलिंग नरेश खारवेल निम्न में किस वंश से संबंधित है? तो खारवेल मिलेगा हमको किससे? चेदी वंश से कनेक्टेड। निम्नलिखित राजाओं में से इसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो हम देखते हैं खारवेल से। देखिए एक ही चीज आपसे पूछी जा रही है, जो आपका हाथी गुम्फा अभिलेख है उससे संबंधित तथ्य क्या है? तो आप एक बार में देख लीजिए। कलिंग का राजा हो, वही कलिंग जिसको जीता था अशोक। राजा कौन? खारवेल। किस वंश से? चेदी वंश से। और यह क्या करता है? जो आपका वर्तमान में उड़ीसा है, और उड़ीसा में भी भुवनेश्वर है, तो भुवनेश्वर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे उदयगिरी की पहाड़ियां, और इन्हीं उदयगिरी की पहाड़ियों पर हमको मिलता है हाथी गुम्फा अभिलेख। इससे हमको खारवेल वंश के विषय में जानकारी मिलती है, पहला तथ्य। दूसरा, जो चेदी वंश का राजा है खारवेल, यह हमको जैन धर्म के प्रति न समर्थन दिखाते हुए मिलता है। इन्हीं तथ्यों के इर्द गिर्द आपसे प्रश्न पूछे जाए। अगर प्रश्न पूछना है हाथी गुम्फा अभिलेख से कनेक्ट, तो खारवेल हम देख रहे हैं कि इसका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था, देखा भी हमने चेदी वंश से। हाथी गुम्फा अभिलेख इस शासक के विषय में जानकारी देता है, तो भी हमने देखा खारवेल के विषय में। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? तो जब हम देखते हैं इस जस्टिनियन को, तो रोम के कानून में जो सुधार हुआ या जो संशोधन हुआ, उसके लिए हमको यह जिम्मेदार दिखता है। तो जो आपका विधि है, लॉ है, उसी से हमको कनेक्टेड यह मिलता है। पेरिप्लस ऑफ द एथ्रियन सी किसने लिखी है? तो हमने देखा था इस पुस्तक के विषय में कि इसका एग्जैक्ट राइटर कौन है, यह हमको पता नहीं लगता है। तो ऑप्शन ई इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने मौर्योत्तर काल से संबंधित उन सभी प्रश्नों को देख लिया जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आप एक बार मौर्योत्तर काल की जो वीडियोस हैं उनको देखिएगा, उसके बाद आप इन प्रश्नों को हल करने की कोशिश कीजिएगा। आप ये पाएंगे कि 20% प्लस प्रश्न आप आसानी के साथ अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। उससे आपको एहसास होगा कि जो हम वीडियो कर रहे हैं हिस्ट्री को लेके, तो हम कितना डीप डाउन जाके कर रहे हैं, कि जो भी प्रश्न पूछा जा रहा है उसको हम आसानी के साथ अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपकी तैयारी के लिए बेहतर साबित होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो शेयर कीजिए इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।